स्वागत करता हूं आप लोगों को आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का कुछ सवाल देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे, इससे पहले हम लोग 19 क्वेश्चंस को देख लिए थे और इस वीडियो में हम लोग 20 से आगे करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहे जाते हैं? तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, देखिए प्रकाश जिससे पार कर जाए आसानी से उसको बोलते हैं पारदर्शी। जिससे प्रकाश पार नहीं करे, मतलब हम जिसके आर पार नहीं देख सकते उसको बोलेंगे अपारदर्शी। उसके बाद है यहाँ पारभासी। तो पारभासी वो होता है जो अपने से अंदर होकर के थोड़ा थोड़ा प्रकाश को जाने देता है। ठीक, जैसे खून हुआ, जैसे गुब्बारा हुआ, तेल लगा कागज, ये सब क्या है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश को अपने से अंदर जाने देते हैं। या बटर पेपर हो गया। तो आपको यहाँ पूछ रहा है क्या कि जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका पारदर्शी। ठीक है, हाँ। उसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन आता है कि हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। तो हमारी आंखें जिस वस्तु को देख सकते हुए क्या होती है, दीप्त वस्तुएं होती है। दीप्त कहिए या फिर हाँ, दीप्त या प्रदीप्त, हम क्या बोले कि मतलब जिसको देख सकते हैं, उसी दो नाम है इसका, या तो दीप्त कहिए या फिर प्रदीप्त कहिए। चलिए, उसके बाद 22 नंबर है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। मतलब कि आवर्धन वह क्या है, थोड़ा बड़ा है और ऋणात्मक है, माइनस में है। तो जब माइनस में होगा तो उल्टा होगा। ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा क्या हो जाएगा इसका, वास्तविक और उल्टा। देखिए उसके बाद क्या हो जाता है हमारा 23वां क्वेश्चन कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा। देखिए आपका हमेशा सीधा कब बनेगा, तो आपका दो तरह से हो सकता है क्या कि इसमें है यहाँ पे याद देखिए, या तो बन सकता है आपका उत्तल में या फिर समतल में। ठीक ना, चलिए आगे आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो मुख्य फोकस तथा वक्रता के बीच में, या फिर वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र से परे, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में अगर हम वस्तु को रखेंगे तो किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। देखिए उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका किस किस से मिल सकता है, देखिए समतल से तो मिलता नहीं है, ठीक है, और यह उत्तल से भी क्या बनता है, उत्तल से भी आपका नहीं मिल सकता है, तो आपको बनेगा सी, मतलब अवतल दर्पण से हम वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। कहता उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा या हमेशा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी। तो उत्तल दर्पण में हमेशा जब भी फिगर बनता है क्या बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद 27 में कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो काल्पनिक बनाने के लिए आपको वस्तु कहाँ रखा जाएगा, बी पर, मतलब फोकस के अंदर। ठीक है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कहता है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ये क्वेश्चन पीछे भी एक बार हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, फिर से यहाँ आ गया है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है क्या, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या हो जाएगा इसका, विद्युत चुंबकीय तरंग। उसका निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये आपको एकदम पता होना चाहिए, 3 × 10⁸ ये याद रखना है कि ये मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो मीटर प्रति सेकेंड आपको यहाँ है इसमें, तो ये हो जाएगा आंसर ये। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, तो 30 का क्या हो जाएगा ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31 पे।
31 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए आवर्धित बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा, तो किस में? तो इसका हो जाएगा आपका ए, सिर्फ किसमें? अवतल दर्पण में। ठीक है, उसके बाद देखिए संयुग्मी फोकस संभव बनता है किसमें? तो इसका भी अवतल दर्पण ही होगा। दोनों का संयुग्मी फोकस संभव किसमें बनेगा? अवतल दर्पण में। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो इसका क्या हो जाएगा 33 का, देखिए इसका भी अवतल दर्पण ही होगा। फिर है 34 में, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो उत्तल होगा, है ना। क्योंकि देखिए जब हम लोग ट्रक को देखते हैं या फिर ये कहिए कि उस गाड़ी के साइड मिरर में जो रहता है तो वह सीधा प्रतिबिंब बनता है ना, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इसका आपका 20। ये चलिए, उसके बाद है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच में, ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो जब हम ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखते हैं तभी जाके हमारा फिगर बनता है। कहता है किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को, देखिए हम लोग को किस चैप्टर से हैं? मतलब कि प्रकाश के परावर्तन चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, तो हो जाएगा किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे। ठीक है, किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किस में नहीं बन सकता है? तो समतल में तो बिल्कुल भी नहीं बनता है, अवतल में बन सकता है, समतल तथा अवतल दर्पण दोनों सभी दर्पणों में। देखिए तो इसका हो जाएगा सिर्फ समतल, मतलब समतल में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या हो गया? देखिए जैसे इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण है, बाहर से अगर कलर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। और ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष। कहता है क्या कि अगर फोकस पर हम कोई वस्तु को रखेंगे, ठीक है, मतलब कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें अगर यहाँ से किरण जाएगी इस अवतल दर्पण पे तो ये कहाँ जाएगी? तो एकदम ये इसके ऐसे लौट जाएगी। मतलब क्या? प्रधान अक्ष क्या हो जाएगी? समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। ये प्रधान अक्ष है, यहाँ पे P होता है और ये आपका F होगा। तो ये जो बनेगा ना, ये कहाँ मतलब क्या हो जाएगा? पूरा एकदम समांतर। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, देखिए क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो नहीं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर उतार सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? देखिए अब ऐसे इसको समझिए फिर से। इसको हम लोग देख सकते हैं क्या? यहाँ से देखिए क्या है, इसको फिर से देखिए। कहता है क्या कि प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। देखिए मतलब ये कहता है कि ये समतल दर्पण है, ठीक है, हम नीचे से कलर कर देते हैं, तो ये आपका कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ठीक है, अब कहता है कि ये यहाँ से कोई किरण आती है इस पे, ठीक है, किरण आई और यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना लिया? ये 60 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनाया? 60 डिग्री का। तो कहता है कि ये जो लौटेगी, ये जो लौटेगी तब आपका परावर्तन कोण कितना होगा? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिए इसको। देखिए हम जानते हैं कि ये यहाँ पे अभिलंब होता है, ठीक है, ये कितना क्या होता है? अभिलंब, मतलब 90 डिग्री का। तो जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलाकर के 90 पुट जाएगा। और यहाँ पर हमसे पूछता है ये वाला क्या? आर का वैल्यू पूछता है कि प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? तो ये तो आपतन कोण और यहाँ पर क्या बनेगा? परावर्तन कोण। तो जब ये 30 है तो जितना आई होता है उतना ही आर भी होता है, तो आर भी क्या हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। फिर है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए तब हम बताए थे कि यहाँ पर आपको आर दे दिया है कितना? 32 सेंटीमीटर। तो जब एफ आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? r/2, मतलब कि 32/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर आपका कहाँ है? सी में, तो सी आपका आंसर हो गया। फिर उसके बाद है
कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो एकदम ये भी तो देखिए एफ दे दिया आपको यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और आर हमको निकालना है, तो आर हो जाएगा क्या फॉर्मूला 2f, मतलब कि 2 गुने 20 बराबर कितना डिग्री 40, सॉरी डिग्री नहीं 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया आंसर डी। तो इस तरह से हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के सभी ऑब्जेक्टिव को हमने देख लिया है। अब हम लोग इस अगले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव सब देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे जरूर भेजिएगा, जिससे उनको भी परीक्षा में मदद मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।